हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ मैटर्स। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसी के सहारे आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। ऐसे में जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दो तरह की अलग हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ में जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम बॉडी में फील हो रही है, चाहे वो सेंसेशन हो, इचिंग हो या किसी तरह का कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट साइड में जब भी किसी पर्सन को मेंटली अच्छा नहीं फील होता तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। यहाँ तक कि अपनी खुद की मेंटल हेल्थ खराब है या नहीं, इसे भी सही से डायग्नोज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा पाता। तो इसीलिए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि डे टू डे लाइफ में जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तभी हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम एक्सेल हो सकते हैं। ऐसे में पहले तो ये समझने वाली बात है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है हमारे थॉट्स। अगेन एक सवाल आता है कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं वो कैसे हैं। जब भी हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ में सबसे पहली चीज जो हमारी लाइफ में आती है वो है थॉट्स। अगर यही थॉट्स अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो ये ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, और अगर आपके पास थॉट्स ही नहीं है तो लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सट्रीम केस की बात करें, अगर ये ज्यादा प्लस में है तो ये क्या है, ओवर थिंकिंग है। अगर ये एकदम माइनस में है तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। अब इन दोनों के बीच में जो है, हम बैलेंस कैसे बना करके रखें, हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसमें बैलेंस कैसे बना करके रख सकते हैं, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगेन, तो अगर हमको ओवर थिंकिंग से बचना है तो हमें अपने थॉट्स को बैलेंस करना होगा। और बैलेंस अप्रोच में हम कैसे रखें, ये एक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। या फिर अगर हमारे पास थॉट ही नहीं है तो वो लैक ऑफ नॉलेज में चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने थॉट्स को करना होगा। क्या हम अपने थॉट्स को रोक सकते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। वो एक अलग एस्पेक्ट होगा जब लोग स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन जहां आप बात करते हैं कि आपके पास कोई थॉट्स ही ना हो, थॉटलेस स्टेट हो, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने में सालों का समय जाता है, वो एक दिन में अचीव नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अभी हम उस एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि आपके पास माइंड है, माइंड की वजह से आपके पास थॉट्स हैं, वो थॉट हैं वो लगातार आपके ब्रेन में रन कर रहे हैं, और थॉट्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। अगर आपने किसी एक नई चीज को देखा, अगर आपका माइंड क्यूरियस है तो आप उसे क्वेश्चनिंग माइंड से देखेंगे, और अगर क्यूरियस नहीं भी है तो भी आपने कोई चीज जब अपने अंदर ली, जब उसे एब्जॉर्व किया, तो आपके थॉट्स लगातार मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अगर आपने एक वेब सीरीज कंज्यूम की, या फिर आपने पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ड्यू टू योर सेंसेस। आप अपने घर से बाहर जाएंगे, जो भी कुछ देखेंगे, जिन जगहों में रहेंगे, जो भी बातचीत सुनेंगे, जो भी आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा या प्रोसेस करेगा, उससे रिलेटेड थॉट्स आपके पास होंगे। तो हम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं कि आपके पास थॉट्स हैं, वो ओवर थिंकिंग में नहीं जाने चाहिए
और वो लैक ऑफ नॉलेज में भी नहीं जानी चाहिए। तो हमारे पास बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो जब थॉट्स की बात हो रही है तो ना तो आप थॉट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको ये पता चल चुका है कि नेचर ऑफ थॉट्स ये है कि आपके पास थॉट हैं और थॉट लगातार चलते रहेंगे, ये आपको पता चल गया है। ये नेचर है थॉट्स का। तो आपके पास जो सबसे बेटर ऑप्शन है कि अगर ये थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो आप एक ही चीज कर सकते हैं कि अपने थॉट्स को रिप्लेस कर दें, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास थॉट्स हैं और आपके थॉट लगातार चल रहे हैं। तो जब लगातार थॉट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सबसे सिंपल चीज जो कर सकते हैं वो अपने थॉट को रिप्लेस कर दें। अपने एक दिन का टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल बनाने के बाद ये तय करें कि जो समय आपको यूटिलाइज करना है वो तो करना ही है, और समय उसके अलावा बर्बाद कैसे करना है। ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो समय हम एंटरटेनमेंट में देते हैं वो अगर नेगेटिव है और वो थॉट्स लगातार मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। इसीलिए हमें पता है कि हम थॉट को रोक नहीं सकते, तो हम थॉट को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? हम पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो अब एक दिन में हम जहां जहां से थॉट्स को ले रहे हैं या जहां से भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन के सोर्स ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, और साथ में किसी गलत तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम फीड अपने अंदर ना करें। तो ये हो गया हमारा थॉट्स, कि हमें थॉट को क्या करना है? रिप्लेस करना है। अब इसके हम और आगे आ जाते हैं। थॉट्स के साथ ही साथ हमारे पास आ गए इमोशंस। अभी हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ में ये चीजें हमें कम उम्र में जल्दी नहीं बताई जाती, और इसीलिए जब हम लॉन्ग टर्म में सफर कर जाते हैं और जब प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पर आती है तब डॉक्टर के पास जाने का भी ज्यादा फायदा नहीं होता। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये चीजें समझाने का सिर्फ इतना मकसद है कि एक अवेयरनेस आप तक आए और आप अपने को समय रहते प्रिवेंट कर पाएं। तो अभी हम मेंटल हेल्थ टॉपिक में हमने थॉट्स को समझ लिया, अब हमें इमोशंस को समझना है। जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे उसके पैरेलल आपके इमोशंस रन करेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो एग्जैक्टली जिस तरह के आपके थॉट्स हैं वैसे ही इमोशंस होंगे। इसीलिए थॉट को पॉजिटिव रखने के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छे इंटरव्यू देखिए। बहुत सी वैरायटी है जो आपके आसपास है। जब हमको ये गलतफहमी होती है कि हम सामने वाले को नीचे गिराएंगे तो उतना नीचे हम भी जा रहे होते हैं। बस हमें फर्क ये लगता है कि हम दूसरे को गिरा करके वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जहां भी अपने आसपास हैं लोगों को देखेंगे कि लोग लगातार एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। जब वो नीचे खींच रहे होते हैं तो वो उस तरह का थॉट जनरेट करते हैं, और जब वो थॉट जनरेट करते हैं तो उसी तरह के नेगेटिव इमोशंस रन करने लगते हैं। इन टर्म्स, इन जनरल, जब आप कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में अच्छी भावनाएं कैसे आती हैं? मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक। अब इस पर्सन के बारे में अगर मैं अपने ब्रेन में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयर सेव करूंगा तो जो मेरे इमोशंस हैं वो पॉजिटिवली रन करेंगे। आई फील गुड अबाउट दिस पर्सन। और अगर इसके अपोजिट में जाकर के मैं अपने ब्रेन में नेगेटिव इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरी जो इमोशंस होंगे वो इस पर्सन के लिए क्या होंगे? नेगेटिव होंगे।
और जब जब भी मैं इस पर्सन को देखूंगा तो मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि ये पर्सन अच्छा नहीं है। तो जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, अब ये पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन क्या है। पॉजिटिव इमोशन सिंपल लैंग्वेज में वो है जिसकी वजह से आप अच्छा फील करते हैं। आप खेलने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, कुछ लोगों से मिलने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, और कुछ लोगों से मिलने के बाद आपको लगता है कि जो एनर्जी आपके पास थी वो भी ड्रेन कर ली गई, या वो भी उन्होंने आपसे खींच ली। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो इजीली आपको नेगेटिव स्फीयर में धकेलते हैं। तो अगर आप ब्रेन को जिस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह के इमोशंस आपके जनरेट होने लग जाएंगे। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, दूसरी बार मिलते हैं, तब हम उसके बारे में अच्छी राय रखते हैं, लेकिन धीरे 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 जब जैसे समय बीतता जाता है, रिश्ते इसीलिए खराब होने लगते हैं क्योंकि हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल धीरे धीरे अपने ब्रेन को सामने वाले पर्सन के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, और वही फिर जाके बाद में नेगेटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। अब आप बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, अभी आप 9th 10th में हैं। आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में आजादी मिले, आप इस उन्मुक्त गगन में उड़ सकें, आगे जा सकें, दुनिया देख सकें, अपने हिसाब से जी सकें, जो आपके आजादी के मायने हैं उसमें आप जीना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, लगातार अपने को नेगेटिव इमोशन से भरते चले जाते हैं। वो नेगेटिव इमोशन कहाँ से आते हैं, मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, अब आप पेरेंट्स के साथ हैं, ये मदर फादर, और अलग अलग पर्सन के लिए जिस तरह के थॉट्स आप अपने ब्रेन को फीड करेंगे वैसे इमोशंस आपके जनरेट होंगे। अगर आप लगातार किसी व्यक्ति के बारे में अपने दिमाग में अपने को गलत कहेंगे तो आपके इमोशंस वैसे रन करेंगे। अब आप अगर अपने ही पेरेंट्स के बारे में गलत सोच रहे हैं और अल्टीमेटली उसी घर में आके आपको रहना है तो आपको सफोकेशन फील होने लगेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा लगने लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप खराब होने लग जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एक पिंजड़े में किसी ने आपको डाल दिया है और आप कितना जल्दी यहाँ से भाग जाएं। ठीक वैसी ही स्थिति सोसाइटी में भी होती है। तो इन अ सिंपल वे आपको बस इतना समझना है कि जब मेंटल हेल्थ की बात आएगी तो सबसे पहले आपको अपने थॉट को पकड़ना है, थॉट को इम्प्रूव करना है। जैसे ही क्वालिटी ऑफ थॉट इंप्रूव होगी, द वे यू फील एनीथिंग, योर इमोशंस विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। आपके जैसे ही थॉट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके इमोशंस इंप्रूव हो जाएंगे। अब आजकल लोग फेक क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेन में ये थॉट है कि सामने वाला पर्सन गलत है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ उससे कुछ चाहिए तो इमोशंस भी लोग फेक करते हैं। खैर वो अलग कैटेगरी है, उधर मत जाइए। सिंपल भाषा में कि अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, कुछ कॉर्नर ऐसे रखिए अपने लाइफ के, कुछ लोग ऐसे रखिए अपने लाइफ के जिनके बारे में आप पॉजिटिव सोचते हो, तो जब भी आप उनको सुनेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो पॉजिटिवली रहने की वजह से आपके इमोशंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ। अगेन थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका बिहेवियर हो जाएगा। जैसे आपके थॉट प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके इमोशंस हो गए और वैसा ही आपका बिहेवियर हो गया। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, आपका जो थॉट है वो दो तरह से काम करता है। एक होगा इनपुट लेवल पर, क्या होगा, इनपुट लेवल पर। दूसरा होगा आपका आउटपुट लेवल पर। जैसे आपके इनपुट होंगे वैसे ही आपका सोसाइटी और दुनिया से इंटरेक्शन होगा। इनपुट का मतलब है कि आप अच्छे थॉट्स फीड कर रहे हैं, अच्छी मूवीज, अच्छी वेब सीरीज, अच्छी किताब, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना, अच्छी जगहों पर जाना, और आप अपने ब्रेन को उसी हिसाब से कंडीशन कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इम्पैक्ट 1 या 2 दिन में नहीं होता। कि मान लीजिए आप किसी गलत जगह चले गए, किसी गलत व्यक्ति से मिल लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन तुरंत इम्पैक्ट करेगा, बट ज्यादा मायने रखता है कि लंबे समय तक आप अपने साथ क्या करते हैं, किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं। तो जब आप इस तरह में रहते हैं लगातार,
तो अल्टीमेटली जब आपके थॉट के इनपुट अच्छे होंगे तो आप जब सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे तो आपका आउटपुट अच्छा होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपके इमोशंस अपने आप पॉजिटिव होंगे और आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा। जब भी आप किसी को गुस्से में देखिए, किसी को चिड़चिड़ा देखिए, किसी को लड़ते देखिए, हमेशा परेशान देखिए, तो समझ जाइए कि इसके थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो क्या हम ऐसा करें? कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहते हैं या कई बार पूछते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर रहा या उसे ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी आ गई है। यहाँ पर जाकर के सॉफ्टवेयर को ठीक करिए, आप थॉट्स को ठीक करेंगे, इमोशंस ठीक हो जाएगा, बिहेवियर ठीक हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे मिसबिहेव करता है, सही से बात नहीं करता या कुछ अलग वे में। उसने कोई ऐसी हो सकता है रेबिलियस टाइप की वेब सीरीज देख ली, मूवी देख ली, लोगों से बातें सुन ली, जो उसे पता भी नहीं था, उस कंटेक्स्ट में थी भी नहीं और उसने अपने कंटेक्स्ट से जोड़ करके देख ली। तो अगेन थॉट सुधारिए, इमोशन सुधरेगा और उससे अपने आप बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो ये है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जब भी कोई पूछे कि मेंटल हेल्थ क्या है, कि अगर आपके थॉट्स और इमोशंस अच्छे से काम कर रहे हैं तो वही आपके लिए मेंटल हेल्थ है। और जब आपके थॉट्स और इमोशंस आपको नेगेटिवली आपके लिए काम कर रहे हैं तो वही आपकी खराब मेंटल हेल्थ है। अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब आपके थॉट्स इमोशंस आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेगेटिव मेंटल हेल्थ का मतलब कि आपके थॉट्स और इमोशंस ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लग रहा या फिर आप बुरा महसूस कर रहे हैं। अगेन ये एक मैकेनिज्म है, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो हमें धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस से डील करने में थोड़ा आसानी होती है। मेंटल हेल्थ एक दिन में कभी भी नहीं बनती या ना ही खराब होती है। इसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक जब हम मेहनत करते हैं या मेहनत करना छोड़ देते हैं तब किसी तरह का रिजल्ट सामने आता है। तो जिसकी भी मेंटल हेल्थ खराब है, इसका सिंपल सा सीधा सा मतलब है, लौट के जाइए उसके थॉट में, उसके थॉट प्रोसेस में डालना शुरू करिए। इसीलिए जो भी पेशेंट्स डिप्रेशन के होते हैं उनमें सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो किसी भी नई चीज को परसीव करने से मना करते हैं। उनमें रेजिस्टेंस होता है, वो नई चीज को रिसीव नहीं करना चाहते। तो जब वो नई चीज को रिसीव ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या है, रिप्लेस नहीं होगा। डिप्रेशन का मतलब है कि आप एक ही थॉट प्रोसेस में स्टक कर गए हैं, आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते, आपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो अब उसमें जब तक नया थॉट नहीं जाएगा वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगेन डे टू डे लाइफ में हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं इन अ पर डे, जब वही फिर मंथली वही वीकली बेसिस, वही मंथली बेसिस और वही ईयरली बेसिस में जाएगा। डे टू डे लाइफ में हम डिसीजंस कैसे लेते हैं इससे तय होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसे होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी कुछ भी इशू हो तो थॉट पर वापस लौटिए और अपने डिसीजन मेकिंग में देखिए कि क्या थॉट के लिए आप सही डिसीजन ले रहे हैं। अगेन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो अगर सिंपल वे में किसी पेरेंट को, किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को या आपको अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को देखने में अगर ऐसा लगे कि वो हर वक्त उदास रहता है, मुंह लटकाए रहता है, किसी भी नई चीज को रिसीव नहीं करना चाहता, सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहता या फिर वो अपनी ही बनाई दुनिया में रहना चाहता है, तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि वो पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है। एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। मेंटल हेल्थ को लेकर के अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे समय पे डायग्नोज ही नहीं कर पाते। अक्सर जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये ठीक ऐसा है कि अगर मेरे हाथ में एक कट लगा है, उससे खून निकल रहा है और मैं उस हाथ को छोड़ दूं
और उससे खून निकलना बंद नहीं हुआ है, वो घाव इतना गहरा है कि ब्लीडिंग लगातार हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जब एक लेवल ऐसा आएगा मेरी अपने आप डेथ हो जाएगी। क्यों? वो डेथ क्यों होगी? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लीडिंग से। इसीलिए जब हाथ में, पाँव में, शरीर में कहीं भी कोई चोट लगती है तो हमको दिखती है, बट जब मेंटल हेल्थ की सिचुएशन आती है तो मेंटल हेल्थ की ब्लीडिंग दिखती नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि कितने स्कार्स आपके ऊपर हैं। जब आप किसी बैटल फील्ड में गए उसकी वजह से, या किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट या सिचुएशन में गए, लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, और जब उस डाउन फेज में आप गए, डाउन के बाद आप जितने समय में रिकवर होके वापस आए, आपको ये एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं पता चला कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी डैमेज हुई। अगेन वही बात मैं कहूंगा कि अगर हाथ में निशान है तो आपको पता चलेंगे, ब्रेन पे कितने निशान हैं आपको नहीं पता चलेंगे। इसीलिए मेंटल हेल्थ एक साइलेंट किलर धीरे धीरे सोसाइटी के लिए बनता जा रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि डिजिटल चीजें बढ़ गई हैं, उसकी वजह से ओवर एक्सपोजर का दौर है, ओवर इंफॉर्मेशन का दौर है। तो ऐसे में बच्चे को इंफॉर्मेशन तो ब्रेन में डालनी है, पर वो इंफॉर्मेशन जो उसके काम की नहीं है लेकिन फिर भी वो फीड कर रहा है, वो उसको लंबे समय में प्रॉब्लम देगी। किसी की फ्रीडम की जो जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है वो किसी वेस्टर्न कंट्री से उसने कॉपी कर लिया, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में उस तरह का फिजिकल इन्वायरमेंट है कि हम उस तरह का एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में प्रेजेंट टाइम में लेवल ऑफ एक्सपोजर वैसा नहीं है। खैर, ये तो किसी को कॉपी करना या इमिटेट करना हुआ। अगेन इसीलिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते। जब किसी का बच्चा, अक्सर बात बात पे उसे गुस्सा आती है, पलट के जवाब देता है, चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा बेचैन रहता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये डेली लाइफ के सिम्टम्स हैं, पर कई बार ऐसा नहीं होता। वो किसी लॉन्ग टर्म के मेंटल हेल्थ का साइन होता है, या वो शो कर रहा होता है कि एक लंबे समय में इसका इम्पैक्ट अब आने वाला है। इसीलिए सही समय पे हमें ना तो कंसल्टेशन मिल पाता है, ना लोग डॉक्टर तक जा पाते हैं, और ना प्रेजेंट टाइम में इतनी अवेयरनेस है कि लोग समझ पाए कि कब मेंटल हेल्थ नॉर्मल है, कब मेंटल हेल्थ थोड़ा एजिटेटेड स्टेट में है, और कब मेंटल हेल्थ बिगड़ गई। अब उसी में आते हैं, मेंटल हेल्थ की भी कैटेगरीज हैं। अभी की तो प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। एज अ सोसाइटी हमारे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज कर पाएं। जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तब जाके हम एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, तब हम उसकी वेराइटीज पे जा पाएंगे। अभी तो हमको यही नहीं पता हो रहा कि हमको है क्या। तो अगेन, फॉरेन कंट्रीज में वो चलन है, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट है, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट है, कोचिंग है तो साइकोलॉजिस्ट है, हर जगह साइकोलॉजिस्ट हैं। अभी इंडिया में उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो चीजें बढ़ रही हैं। आने वाले समय में होगा कि स्कूल में भी काउंसलर्स रखे जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट रखे जाएंगे, जो 1 to 12 के, जैसे योगा के टीचर स्कूल में धीरे धीरे आ गए, बच्चों को योगा सिखाते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सब। स्पोर्ट्स के टीचर, पीटी टीचर आपको हर स्कूल में मिलेंगे। अब हम उस दौर में जा रहे हैं कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगा जो बच्चों की काउंसलिंग करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में है, अभी इंडिया में नहीं है। तो आने वाले समय में हम उसी तरफ को बढ़ रहे हैं। अगेन, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हम अकेले एक एक अलग से समझेंगे अलग वीडियो में कि इसके ये क्या है, ये जब होता है तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम समय रहते डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, और कैसे ट्रीटमेंट लेंगे। उनमें से कुछ है एंजाइटी। आपने अक्सर सुना होगा, एंजाइटी का सिंपल सा मतलब है यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो रहा है, उसी को लेकर के आप बेचैन हैं, या कुछ इवेंट होने वाला है, या रिलेशनशिप को लेकर के कुछ होने वाला है या नहीं हुआ है, या आप फ्यूचर में उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के आप बेचैन हैं। मतलब इन अ सिंपल वे, जब आपको फ्यूचर के रिजल्ट्स का मतलब फ्यूचर का रिजल्ट ना पता हो, आपको किसी चीज का आउटकम ना पता हो, किसी इवेंट का आउटकम आपको जब ना पता हो, तो आप एंजाइटी के स्टेट में आ जाते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। मान लीजिए कल रिजल्ट आने वाला है, तो अब आज आप पूरे दिन बेचैन हैं कि क्या होगा,
जो होना होगा वो होगा, और जो परफॉर्मेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिना पढ़े पेपर दे दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा आ जाए, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, वो तो गलत एक्सपेक्टेशन हो गई। इसीलिए जो करके आए हैं वही आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा। तो एंग्जाइटी ये होता है कि आप फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को लेकर किसी तरह की एक्सपेक्टेशन या कहें कि एग्जेजरेटेड एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हैं, इसीलिए आपको एंग्जाइटी हो रही है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का सिंपल सा मतलब है डिप, नीचे को जाना। तो डिप्रेशन में वही है कि लोग लगातार उदास रहते हैं, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता। बाइपोलर डिसऑर्डर, नाम से पता चल रहा है दो पोल पे रहना, कभी कभी बहुत खुश होना, कभी कभी बहुत ज्यादा निराश होना, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में। स्किज़ोफ्रेनिया, कई बार आप देखेंगे कि लोग अपने से बात करते हैं और हंसते रहते हैं। अब यहाँ पर बड़ी पतली रेखा है, हर व्यक्ति अपने से कुछ ना कुछ बोलता है। इसीलिए कहा गया है जब शास्त्रों की बात होती है कि मौन होना सबसे बड़ी कला है, या कहते हैं ज्ञानियों की भाषा ही मौन है। तो ज्ञानियों की भाषा मौन है का मतलब व्यक्ति जब अपने मुंह से नहीं बोल रहा होता, मौखिक रूप से नहीं बोल रहा होता वर्बल टर्म्स में, तो वो अपने ब्रेन में कुछ ना कुछ उसके चलता रहता है, किसी तरह की प्लानिंग, अगला काम, या कोई ना कोई होमवर्क, या किसी ने मुझसे ऐसा कहा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे कैसे देख रहा है, मैं उसे कैसे देख रहा हूँ, वो मेरी बात का रिस्पॉन्ड करेगा या करेगी, या वो मैं बात करना चाहूंगा वो करेगी। मतलब कई तरह की जो जितनी भी चीजें डे टू डे लाइफ में है, हम अपने ब्रेन में लगातार बात करते रहते हैं, हम कभी भी खामोश नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने कहा वो पीक स्टेट है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो उस लेवल पे, लेकिन जब यही अनकंट्रोल्ड हो जाए, डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं, इवन आप किसी इवेंट को आपने सोचा अपने ब्रेन में और अचानक से आप हंसने लग गए, उसी को कहते हैं स्वीट मेमोरीज। स्वीट मेमोरीज क्या है कि आप किसी पर्सन के साथ या किसी इवेंट के साथ आपने अच्छा टाइम बिताया, और उसके बारे में जब आपको फ्लैशबैक मिला तो आप उसको लेकर के हंस रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक है, जब आप अपने से बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में लोग तेजी से बोलते हैं। मतलब एक है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, फिर दूसरा होता है कि सोचने के साथ आप बोल भी रहे हैं कि ठीक है मुझे ऐसे से ऐसा करना है, ये करना है, आप प्लान बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब इसी स्टेट में आने के बाद जब आपकी बातचीत अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये लगभग 0.1%, बहुत रेयर डिजीज है, कम लोगों को होती है, लेकिन होती है। अगेन पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी भी घटना या ऐसी अप्रिय घटना का घट जाना जो आप संभाल ना पाए, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, किसी प्रिय व्यक्ति का हमारे जीवन से चला जाना, हम चाहते नहीं थे ऐसा हो, बट प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है हम उसको बाईपास नहीं कर सकते, जो आया है वो जाएगा। तो अगेन ऐसी कंडीशन में लोग पीटीएसडी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये बीमारी है। अब देखना ये है कि हमने ये समझ लिया कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे रह सकती है, खराब मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, कितनी तरह की मेंटल हेल्थ डिजीज हैं। अब हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ये एक्सेप्ट कर पाना कि हमें मेंटली कोई डिजीज हो गई है। ये एक्सेप्ट कर पाना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में जो लोग हमें बताते हैं वही हमें अपने दुश्मन लगने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हैं या हमें गलत बता रहे हैं। इवन मैंने लंबे समय में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैं साइकाइट्रिस्ट से मिला हूँ, लोगों से मिलने के बाद बातचीत की है मैंने, ज्यादातर साइकाइट्रिस्ट का यही कहना है या साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि सबसे बड़ा इशू है या चैलेंज है कि इस बीमारी में जो दवाइयां हैं वो बड़े लंबे समय तक चलती हैं, और पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर के ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मुझे ये बीमारी हो गई है। तो जब आप बीमारी को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस बीमारी की दवा आप कैसे लेंगे। तो इसीलिए जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है उस पेशेंट को लगातार दवा खिलाते रहना।
क्योंकि वो व्यक्ति ही दवा खाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे बीमारी ही नहीं है। तो ऐसे में काफी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है। जिनके घरों में मेंटल पेशेंट्स हैं उनसे कभी मिलिए, बात करिए, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एज अ सोसाइटी ये कितना बड़ा थ्रेट पैदा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। हमारे देश में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि मोर देन 80% पीपल किसी न किसी तरह के साइकोलॉजिकल डिजीज का सामना कर रहे हैं। लगातार अकेलापन, अवसाद और नफरत, हिंसा, घृणा समाज में बढ़ रहा है। तो जब ये चीजें बढ़ेंगी, ट्रोलिंग कल्चर बढ़ेगा। अभी हाल में ही आया कि किसी लड़की ने सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए सुसाइड कर लिया। लाइक्स का क्या फर्क पड़ेगा पर्सनल लाइफ में, लेकिन वो एक एस्पेक्ट था जिसे सामने वाला डील नहीं कर पाया और उसके लिए ये जीवन की बहुत बड़ी बात है। तो हमें देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन जिसके साथ हुआ, जब वो उस फेज में था, तो उसके लिए ये जीवन की सबसे बड़ी बात हुई कि अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो उसने अपने जीवन को खत्म करना ही बेहतर समझा। तो मेंटल हेल्थ के साथ सबसे बड़ी चुनौती है उस पर्सन को ही ये बता पाना कि आप अपना इलाज प्रॉपर करवाइए और अपने आप को ठीक करिए। अगेन वही एग्जांपल दूंगा कि अगर हाथ में चोट है आपको दिखती है, लेकिन यहाँ चोट है, ब्रेन में चोट है, तो आपको दिखाई नहीं देती। और जिन लोगों के साथ हैं, मान लीजिए जिसका भी कोई अपना है और वो सफर कर रहा है किसी भी बीमारी से, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी के हस्बैंड हो सकता है, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के मदर हो सकते हैं, किसी का बच्चा हो सकता है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। छोटे बच्चे को संभालना फिर भी आसान है, लेकिन एडल्ट से डील करना और मुश्किल काम होता चला जाता है। यहाँ तक कि जिसके घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और अगर वो ऐसी किसी मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, तो उसके साथ पूरी फैमिली फाइनेंशियल भी सफर करेगी और इमोशनल भी सफर करेगी, फिजिकल भी सफर करेगी। तो ये सब इश्यूज होते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ को अगर सही समय पे पकड़ लिया जाए, उससे संबंधित चीजों को समझ लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, मेडिसिन ले लिया जाए और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए। मेंटल हेल्थ में ज्यादा बड़ा रोल एक सपोर्ट सिस्टम का होता है। एज अ सोसाइटी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आज भी हमने एक तरह का टैबू बना करके रखा है कि जैसे अरे उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। क्या हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, उसको बीपी है? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अगर 30-40 की उम्र के बाद की स्थिति है तो व्यक्ति को डायबिटीज, शुगर, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इस तरह की चीजें, किसी को क्या कहते हैं, थायराइड, इस तरह की जो चीजें हैं वो होंगी, नॉर्मल है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ इशू है और पब्लिकली बताना पड़ जाए तो लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई कुछ, या फिर लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक है पेशेंट के लेवल पर, दूसरा फैमिली के लेवल पर, तीसरा डॉक्टर के लेवल पर, चौथा एज अ सोसाइटी एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में। अगेन जब हम बात करते हैं या कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं बीमार हो गया, बीमार होने का कारण जेनेटिक भी हो सकता है। अब अगर कोई डिजीज जेनेटिक है तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जेनेटिकली अगर आप बीमार हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स तो आपको आपके पेरेंट्स से मिले, तो उसमें कुछ शेमफुल फील करने जैसा नहीं होता है। अगेन ब्रेन केमिस्ट्री एंड हार्मोन इम्बैलेंसेस, ये जो आजकल जो रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट आया है और बहुत कम उम्र से स्कूल में चल पड़ा है, जो 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र से, ये जो नई जेंजी जनरेशन है, ये और आगे फास्ट फॉरवर्ड निकल गई है। तो इनका जब कम उम्र में जब इनको समझ नहीं होती और अननेसेसरी जब ये इमोशनल, अगर फिजिकल नहीं भी है, इमोशनल एस्पेक्ट में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो लंबे समय में ये न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस में चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाते और फैमिली ये भी नहीं समझ पाती कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ किस तरह के टीनेज इश्यूज हो रहे हैं। इसको लेकर के अभी तक अपने पास ना मॉड्यूल्स है, ना गाइडलाइंस है, ना चीजें हैं, और ना ही अभी अपने सिलेबस में इतना डिटेल में हमको पढ़ाया जा रहा है कि हम ये चीजें समझ पाएं। तो बस यही है कि यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स अगर बोल रहे हैं तो उनसे कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। तो नए वाले जो एडिटेक के टीचर्स हैं वो काफी हद तक लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। अगेन किसी तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एब्यूज है, वो फैमिली में हो सकता है, नेबर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है,
एजुकेशनल सिस्टम में हो सकता है, कहीं भी किसी तरह का एब्यूज है और जो बच्चा नहीं बता पा रहा। या फिर कई बार ऑफिशियल टॉक्सिटी होती है, मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया था, टॉक्सिटी इन होम्स एंड ऑफिसेज, उसे देखिएगा। अगर टॉक्सिटी घर में हो रही है या ऑफिस में हो रही है, वो सिचुएशन ऐसी है कि आपकी अनस्पोकन सिचुएशन है, जहां पर आप कुछ भी बोल नहीं पा रहे, अपनी परिस्थिति बता नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में भी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डिप्लीट होती है, डिटोरिएट होती है। और जब धीरे धीरे अपने आप नीचे को आती है तो एक लंबे समय में वो डिजीज का रूप ले लेती है, जो नहीं पता चलता, क्योंकि अब आपके पास कहीं जाने का विकल्प नहीं है। अगर आपके ऑफिस टॉक्सिक है, आपको अपनी जॉब करना है, अपनी डे टू डे लाइफ चलाना है, लगातार काम करना है, तो उस प्रॉब्लम से आपको जूझना है, तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाते और वो ट्रॉमा और एब्यूज आपको लंबे समय में परेशान करता है और आपकी मेंटल हेल्थ खराब करता है। अगेन, जब भी आप किसी को किसी तरह का एब्यूज करते देखिए, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, किसी तरह का निकोटिन, तंबाकू या कुछ भी ले रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में जो पेन है उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहा। जब वो अपने पेन को सरवाइव नहीं कर पा रहा तो वो किसी तरह के सब्सटेंस एब्यूज में जा रहा है, और सब्सटेंस एब्यूज उसे लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ की तरफ फिर से धकेल देंगे। तो उसने अपने पेन से निकलने के लिए गलत रास्ता चुना, वो गलत रास्ता उसको और गलत जगह ले जाकर पटकेगा, जो लंबे समय में आपको हेल्थ इश्यूज से लेकर के डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अगेन, हमारे पास किसी तरह का सोशल सपोर्ट नहीं है, एज अ सोसाइटी अभी हम इतना नहीं फॉरवर्ड हुए हैं। जैसे अक्सर एक बात आप सुनते होंगे यूट्यूब वगैरह में, फॉरेन में लोग एक दूसरे को देख करके स्माइल पास करते हैं, या एक दूसरे को देख करके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या किसी तरह के वेल विशिंग वर्ड्स कहते हैं, या एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। किस लिए? कि सामने वाले को साइकोलॉजिकली अच्छा फील हो या उसको एक इम्पोर्टेंस फील हो, इसके लिए लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और एज अ ह्यूमन इतने लंबे समय में हम लोगों ने कल्चरली ग्रो ही इसीलिए किया था कि हम थोड़ा इवॉल्व हो सकें। लेकिन अभी भी भारत में ये स्थिति है कि अगर आप अपोजिट जेंडर को देख के हंस दें या शायद बात करने लग जाएं तो उसका कुछ और ही गलत मतलब निकाल लिया जाए। तो ये एज अ सोसाइटी जो चीजें हैं, जो टैबू है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं, किन लोगों के बीच हैं। तो ऐसे में सोशल सपोर्ट सिस्टम बना पाना भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत मुश्किल है। अगेन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मदद की ज़रूरत है, या आपके आसपास, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन हो या बच्चा हो या कोई भी हो, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, आपको कैसे पता चलेगा वो किसी तरह की मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है? उसका सिंपल सा मतलब है कि किसी न किसी तरह की सैडनेस, मतलब सिंपल भाषा में जो डेली डे टू डे वर्क है उससे विड्रॉल के सिम्टम्स होंगे। समय से न सोना, न उठना, ये तो खैर आधे लोग करते हैं। तो रात में देर तक नींद ना आना, पता चला मोबाइल ही चला रहे हैं। रात में बिना टाइम बे टाइम उठना, सोना, गलत समय पे खाना पीना, जो अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, इन सबको करना ही बहुत ही कठिन लगने लगे। यहाँ तक कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को कई बार बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जाने में भी कई बार एक एक दो दो घंटा लग जाता है। और ऐसा नहीं है, इसके बारे में बहुत पहले मेंटल हेल्थ की ही बात की जाए तो बहुत से लोगों ने इसको लेकर के अवेयरनेस और कैंपेन वगैरह चलाए हैं, लेकिन अभी जितने मास अमाउंट में इसकी जरूरत है वो कवर नहीं कर पा रहा। तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर डे टू डे लाइफ में उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है या उस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, तो इसका मतलब उसे किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं और उसे जरूरत है किसी न किसी तरह के मेडिकल चेकअप की। अगेन, अपने जो आसपास की सोसाइटी है, जो भी पर्सन मेंटल हेल्थ से सफर करता है वो अपने आसपास की सोसाइटी से धीरे धीरे कटने लगता है और उसकी अकेले रहने की फितरत बढ़ने लगती है। साथ ही डे टू डे लाइफ में सबसे बड़ा सिम्टम है कि वो किसी भी जगह फोकस नहीं कर पाता, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी चीज में। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो किसी चीज में, मतलब मान लीजिए, चलिए कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं फोकस कर रहा,
आपने उसको मूवी देख ली, वो मूवी भी नहीं देख रहा, वेब सीरीज दे दी, वेब सीरीज भी नहीं देख रहा, कोई इंटरव्यू दे दिया, वो भी नहीं देख रहा, कोई कॉमिक्स दे दी, वो भी नहीं देख रहा, खेलने को बोला, वो भी नहीं कर रहा। तो अगर वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसको किसी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यू हो चुका है और अब आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है और मेडिकल हेल्प सीख करनी है। साथ ही ऐसे पर्सन्स को ध्यान की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनमें सेल्फ हार्म टेंडेंसीज होने लगती है। कहीं ना कहीं उनको जो बेचैनी है, उनको लगने लगता है कि क्या मैं ऐसा करूं कि इस चीज से बाहर निकल के आ पाऊं। और जब वो साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाते हैं, उस चीज से बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो लास्ट स्टेप सुसाइड जैसे भी स्टेप्स लेते हैं। अक्सर ही आपको सुनने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो लंबे समय से किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा था या सरवाइव कर रहा था। उसके बाद है कि अगर आपने डायग्नोस कर लिया, अब आप डॉक्टर के पास चले गए, तो सवाल है कि इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए सबसे आसान, सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे महंगा रास्ता है, उसको आप कह सकते हैं फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। सबसे महंगा इसलिए कहा क्योंकि सोसाइटी उस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है और लोग उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आप एक्सपेक्ट करें कि लोग आपसे वेल ट्रीट करेंगे या आपको अच्छा फील होने देंगे। यहाँ तक कि लोग जानबूझ के भी आपको बुरा फील करा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। गांधी तेरी देश में भांति भांति के लोग तो कह सकते हैं। तो अगर आपके पास गिने चुने एक या दो कोई अच्छा रिलेशन है, आपका भाई बहन है, आपका सिबलिंग है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे आप ओपन होकर बात कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके कोई टीचर हो सकते हैं जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अपने टीचर्स को, जैसे मैंने देखा है कोचिंग में बच्चे अक्सर टीचर्स को अप्रोच करते हैं अपनी बात बताने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे डे टू डे लाइफ हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि जो टीचर्स हैं वो यंग एज के हैं और आपकी बात को समझ पाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे, आपके टीचर्स नहीं समझ रहे, तो आप अपने मतलब उन लोगों से कांटेक्ट करिए जो यंग एज के टीचर्स हैं। टीचर्स में भी ओल्ड एज टीचर्स के पास मत जाइए, जरूरी नहीं है कि वैसा सपोर्ट आपको मिले। अगेन किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जिसको उस फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेलिंग है, और आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल हैं। कोशिश करिए कि उनको सीख करें, उसके बारे में बात करें। अगर जो पर्सन है वो आपसे नहीं खुल रहा तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से खुल सकता है। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, 13-14 साल के बच्चे को, टीन एज बच्चों को बॉडी इमेज को लेकर के इश्यूज हो रहे हैं। वो अपनी बॉडी के शेप एंड साइज को लेकर के इतना ज्यादा कंसर्न है कि पहले ऐसा नहीं था। वो तो अब एडल्ट में भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि आज का जो 12-13-14 साल का बच्चा है वो मोबाइल में जिसे देख रहा है वो कोई आर्टिफिशियल बॉडी है। उस चक्कर में लोग अगेन अलग अलग तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं, बॉडी को अननेचुरल वे में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हॉर्मोन्स इंजेक्ट करते हैं। तो अब ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो ये एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी भी जरूरी है कि लोगों को ये बताया जा सके कि नेचुरल बॉडी टाइप क्या है, नेचुरल कलर क्या है और नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है। लोग अननेचुरल और आर्टिफिशियल चीजों को देखकर इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वैसे ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे ये खा लीजिए तो मोटे हो जाएंगे, ये खा लीजिए तो लंबे हो जाएंगे, ये खा लीजिए तो आपके शरीर का मांस बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजें मिलती हैं और लोग कंज्यूम करते हैं और लॉन्ग टाइम में अपने लीवर किडनी भी डैमेज करा लेते हैं। जिस चीज को आपने अपने अपीयरेंस के लिए यूज किया था वो आपकी इंटरनल बॉडी को भी डैमेज करके चला गया, और ये लॉन्ग टर्म डैमेज रिवर्सिबल नहीं होता। लेकिन वही बात है कि वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है। तो किसी प्रोफेशनल से मिलिए, फैमिली और सोशल सपोर्ट को सीख करिए। पॉसिबल है तो किसी अच्छे क्लब को ज्वाइन करिए, कहीं खेलने चले जाइए टाइम निकाल के। मतलब अगर आप बीमार हैं तो फिर आपके पास टाइम ही है, क्योंकि आप जहाँ टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप किसी दूसरी जगह चले जाएं और अपना समय उस जगह पर लगाएं। कोई डांस क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कोई सिंगिंग क्लब ज्वाइन कर लीजिए, या शाम को बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट कोई एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए।
कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हो, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, कहीं मेडिटेशन योगा सेंटर चले, मतलब बहुत से ऑप्शंस हैं। जो अपनी बनी बनाई दुनिया है उससे थोड़ा बाहर निकल के कुछ ऐसा करिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करे। अगेन थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए उससे आप अपने मन की बात करिए जो आपको सही सलाह दे, क्योंकि अधिकांश लोग आपकी बात सुनेंगे तो, आपको समझेंगे तो, पर राय आपको गलत देंगे। तो इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आपको कोई सही व्यक्ति मिल जाए। बॉडी हमारी साइकोसोमैटिक होती है। डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। अगर नींद नहीं आ रही, स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। जब भी इसलिए व्यक्ति बीमार होता है तो उसे जो दवा दी जाती है, वो दवा क्यों दी जाती है? वो दवा दो चीज की होती है, पहला पेट ठीक करने की, दूसरा नींद ज्यादा आने की। तो जब नींद आएगी तो आप ऑटोमेटिकली खुद से ठीक होना शुरू करेंगे। तो जब स्लीप की बात हो रही है, अब लोग कहेंगे कि हमको नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आ रही तो अपना फिजिकल वर्कआउट बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, घर से निकल जाइए, 10 20 30 40 किलोमीटर पैदल चलते चले जाइए जब तक कि थक के लेट ना जाए। तो अगेन इतनी एक्सरसाइज करिए कि नींद आने लगे। तो नींद अगर नहीं आ रही तो एक्सरसाइज करिए। तो और अगर जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो आपकी यहाँ फिजिकल बढ़ेगा, तो फिजिकल से आपका क्या होगा, मेंटल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एक्सरसाइज से आपकी डाइट भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी स्लीप साइकिल भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फिजिकल एस्पेक्ट में प्रेशराइज करिए। मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ पर जोर दीजिए। फिजिकल हेल्थ अगर खराब हो रही है तो मेंटली थोड़ा अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली खुद को कमांड नहीं कर रहे, खुद को अपने विल पावर को इतना ठीक नहीं कर रहे कि आप वहां जाकर के मेंटली अच्छे से परफॉर्म करें। सेट बाउंड्रीज। अक्सर आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बुरा फील कराएंगे, जो आपको बुली करेंगे, जो आपको गलत से गलत बातें कहेंगे, आपके प्रति अपना व्यवहार खराब रखेंगे, यहाँ तक कि आपके आसपास भी जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो अपना व्यवहार आपके लिए खराब कर लें। ऐसे भी लोग होंगे कि खुद तो उनका व्यवहार आपके प्रति खराब होगा, बल्कि वो लोगों को यूनाइट करेंगे कि उनका व्यवहार भी आपके प्रति खराब हो जाए। तो ऐसे लोग हैं, उनसे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी बिना किसी संकोच के बाउंड्रीज बना के रखें। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है या वो आपको किसी भी तरह की उलूल जुलूल अलर्गल बातें कह सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट करें, आप शांति से जवाब दे सकते हैं, और शांति से जवाब नहीं दे सकते तो डिस्टेंस मेंटेन कर लें, इतनी दूरी बना लें कि वो व्यक्ति आपसे दोबारा बात ही ना कर पाए। डिस्टेंस ही एकमात्र आंसर है डिसरिस्पेक्ट का। अपनी बाउंड्रीज को लेकर के केयरफुल रहें। कोई भी आपको एब्यूज कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपना एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें और अपनी बाउंड्रीज बनाने में संकोच ना करें, क्योंकि ये लोग पहले आपको बुरा फील कराएंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, और उसके बाद जब आप इनसे खराब व्यवहार करेंगे तो इनका काउंटर होगा कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना है, आपको पार्शियल बिहेवियर रखना है। जो आपके लिए अच्छा है आप उसके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए बुरा है उसके लिए आप भी बुरे हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपको अच्छे बनना है। सेव योर मेंटल हेल्थ। तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। और सबसे लास्ट है रिफ्लेक्शन। 10 मिनट सुबह या शाम को अपने लिए निकालिए, खासकर रात, जब रात में पूरा दिन खत्म हो जाए तो रात को बैठ के एक बार सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसे गया, मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, किन किन लोगों से मैं मिला या मिली, किन किन लोगों ने मुझको नेगेटिव बोला, किन किन लोगों ने मुझे गलत सलाह दी, कौन से लोग थे जो मेरा बुरा चाह रहे थे, उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करिए। ऐसे ही छोड़िए मत कि डे टू डे लाइफ में आप चलते चले जाएं। बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो अकेले रह करके सरवाइव नहीं कर सकते। और जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। ये रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स से हो सकता है, आपके पेरेंट्स से हो सकता है, आपके नेबर से हो सकता है, आपका सोसाइटी से इंटरेक्शन हो सकता है। तो जब भी इस तरह की बात होती है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि
आपको अपने रिफ्लेक्शन में समझना होगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव राय नहीं रखता तो समय रहते उससे दूरी बनाइए। तो जो बाउंड्रीज सेट करना है वो आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू ही पता चल पाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करें, उस कंडीशन को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करें। रिफ्लेक्शन के बिना आगे ना बढ़ें। और हर दिन सुबह 10 मिनट दीजिए ये तय करने के लिए कि आज का दिन आपका कैसे जाएगा। रात के 10 मिनट में ये तय करिए कि आज का दिन कैसा गया, कौन लोग हैं जिनको हटा देना है, किन लोगों के साथ चलना है, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरे लिए बेहतर हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे फायदा कर रही हैं, क्या चीजें नुकसान कर रही हैं, उनको कट ऑफ करना है। अगले दिन सुबह फिर ये पूछिए कि अब आज का दिन मुझे कैसे बिताना है, और फिर शाम को बताइए कि मेरा आज का दिन कैसा बीता। तो ये करेंगे। ये करने में समय लगता है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो आपकी लाइफ अल्टीमेटली बेटर होने लगेगी। अगेन, जब भी हमें ये पता चलता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सेंसिटिव पर्सन, कि हमारे आसपास खड़े किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है या खराब है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एज अ पर्सन, पहली चीज तो ये है कि हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसको किसी तरह के एब्यूज से बचाएं, उसे प्रॉपर सपोर्ट करें, उसे जो भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। साथ ही उसकी बात को बिना किसी जजमेंट के सुनने की कोशिश करें। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की आ जाए और उसकी उम्र 30 या 40 साल हो और वो बता दे कि जब वो टीन एज में था तो उसका कोई रिलेशनशिप था, ऑल ऑफ द सडन हमारा पूरा जो पर्सपेक्टिव है, जो क्राइटेरिया है, वो अचानक से शैटर हो जाता है। हमारे सोचने का पूरा तरीका शिफ्ट हो जाता है। हम शुरू में मैंने बात की थी थॉट और इमोशंस की, वो पॉजिटिव लाइन से ऑल ऑफ सडन नेगेटिव लाइन में चली जाती है। ये इंसान तो ऐसा बता रहा है, ये ऐसा है नहीं, ये ढोंग कर रहा है, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कुछ और है। तो विद अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन से हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो जाता है, और थॉट प्रोसेस से कन्वर्ट होने से इमोशंस कन्वर्ट होते हैं, और इमोशंस कन्वर्ट होने से हम उस व्यक्ति के प्रति एक गलत तरह की राय बना लेते हैं, और फिर हमारा जो जजमेंटल प्रोसेस है उस व्यक्ति के लिए उसी तरह काम करने लगता है। हम उस व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात पर जज करने लगते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा किया, या ये होगा, ये तो ऐसे ही सोचता है, या ऐसी दुनियादारी की जो भी बातें हैं वो हम सोचने लगते हैं। अगेन, कोशिश करिए उस व्यक्ति को मोटिवेट करने की, और उसको इस बात के लिए मनाने के लिए राजी करने की कोशिश करिए, जो भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, कि वो किसी तरह की मेंटल हेल्थ को सीख करे, किसी प्रोफेशनल की मदद ले, लेकिन उसे बार बार फोर्स मत करिए। अगेन, किसी भी व्यक्ति को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। उसे ऐसा लगता है कि उसके इंटेलिजेंस पे, उसके कैरेक्टर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो किसी व्यक्ति को जब आप बताते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो इस तरह की परिस्थिति भी देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसी व्यक्ति की तरफ से आता है जो मदद करना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति पेशेंट है वो उसी से दूरी बनाने लगता है जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, और उसी से सबसे ज्यादा नफरत भी करने लगता है। तो कई बार कहते हैं होम करते ही हाथ जले, लेकिन आपको अगर पता है कि आप किसी की हेल्प पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो फिर करना चाहिए। साथ ही जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब है कि थॉट प्रोसेस खराब हो गया है। खराब होने का मतलब ये है कि उसने गलत तरह के थॉट्स को सेव किया या सीख किया या पकड़ा। तो आपको पहली चीज ये करना है कि वो व्यक्ति जो भी आपको बता रहा है उसको डिसमिस नहीं करना, उसके इमोशंस को डिनाई नहीं करना। अगर वो कह रहा है उसे हाथी उड़ता दिख रहा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए मानना है कि उसको, फिर आपको समझना है कि आखिर इसे हाथी उड़ता हुआ क्यों दिख रहा है। उसकी थॉट प्रोसेस और इमोशंस को आपको डीपली समझना है, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। अगेन, इस पूरे सेशन को हम सम अप करते हैं। मिथ और फैक्ट क्या है। मिथ ये है कि केवल एडल्ट लोगों को ही मेंटल इलनेस होती है, जबकि ये अपने आप में गलत बात है। बहुत से बच्चे हैं जो छोटी उम्र के हैं
5 साल के बच्चे हैं, उनमें आप देखेंगे कि ऐसी टेंडेंसीज है कि उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, वो अपना सिर पटकने लगते हैं या अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। उन्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत है, प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। तो किड्स और टीन्स में भी ये इशू होती है। आजकल बॉडी इमेज इशू को लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। इवन अब स्कूल्स में ये भी है कि चाहे रिलेशनशिप कहिए, अट्रैक्शन कहिए, फ्लक्चुएशन कहिए, कि अगर एक व्यक्ति थोड़ा अच्छा दिखने में है, उसके आसपास 4 लोग हैं, वो ऑब्वियस नेचर है, तो उसको 4 लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसको नहीं पसंद किया जा रहा उसके मन में नेगेटिव फीलिंग जनरेट होने लगती है और धीरे धीरे वही हीन भावना कुंठा में बदलने लगती है। टॉपर्स को टीचर्स का एप्रिसिएशन मिलता है, बैक बेंचर्स को जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, टॉपर्स को बच्चों को टीचर्स का एप्रिसिएशन मिलता है और बैक बेंचर्स को टीचर्स के एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं। अब बच्चे जो मिड वाले बच्चे हैं वो बेचारे बीच में फंस जाते हैं कि ना तो वो बैक बेंचर हो पा रहे हैं माइंडसेट से, ना वो टॉपर्स हो पा रहे हैं कि टीचर का एप्रिसिएशन मिले। वो बीच में किसी ना किसी कुंठा में फंस के रह जाते हैं और धीरे धीरे वही बच्चे क्लास में फिर सवाल पूछना छोड़ देते हैं, टीचर्स को अप्रोच नहीं करते हैं, कुछ भी पूछने से पहले घबराने लगते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो अगेन बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, बस रिकॉग्नाइज करने की देर है। मिथ ये है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में जितना बात करेंगे लोग हमें गलत समझेंगे, जज करेंगे या हमें नेगेटिवली देखेंगे, नेगेटिव रिमार्क्स देंगे कि देखो वो तो पागल है। तो ऐसी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों के बीच उठिए बैठिए, वो आपको हर छोटी बात पर जज नहीं करेंगे। और अगेन, जिन लोगों को मेंटल हेल्थ होता है वो खराब लोग हैं या उनकी जो सोच है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ कई बार ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी होता है। लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया जो आप नहीं चाह रहे थे या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई बार कोई टॉपर बच्चा है जिसने 10 साल, 12 साल, 15 साल टॉप किया और वो किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाया या वो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल पाया, तो उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, आई एम अ टॉपर, आई एम अ बॉर्न टॉपर, मैंने इतने साल तक टॉप किया, मेरे साथ ये कैसे हो गया। तो ये इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो भी है और एक इवेंट गलत गया और पता चला पूरी मेंटल हेल्थ और लाइफ इंपैक्ट हो गई। लोगों का इसकी वजह से हो जाता है, एकेडमिक करियर की वजह से, कई बार जॉब की वजह से, कई बार प्रेगनेंसी या मैटरनिटी की वजह से, कई बार आपके आसपास की कंडीशन की वजह से। तो मेंटल हेल्थ के वेरियस रीजंस हैं जो हम अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, कब होता है, वो हम अगले सेशन के लिए छोड़ दे रहे हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि किसी को भी कभी भी मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए इन चीजों को लेकर के शर्माने की बजाय खुल के बात करने की जरूरत है और साथ ही एज अ सोसाइटी हमें एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट करने की जरूरत है। तो इस पूरे सेशन की अगर मैं बात करूं, मेंटल हेल्थ मैटर्स, तो मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, अच्छे लोगों के बीच रहें और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना है तो अपने पॉजिटिव थॉट्स को ऑन रखें जिससे कि आपको पॉजिटिव इमोशंस मिल पाए। लोगों को आप अपना झूठा चेहरा दिखा सकते हैं, झूठा मुस्कुराता हुआ मास्क दे सकते हैं, लेकिन इंटरनली जो आप फील करते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस से ही तय होता है। अगर आप अपने आसपास खड़े हर व्यक्ति का बुरा चाहते हैं तो पहले आप ही का बुरा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग दूसरे की टांग खींचते हैं, अंततः आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में ही बुरा होने लगता है। तो अपनी थॉट प्रोसेस को अगर हम इम्प्रूव कर लें, अपनी थॉट प्रोसेस अच्छी रखें, तो हमारे इमोशंस ठीक रहेंगे, हमारा बिहेवियर ठीक रहेगा, हमारे इंटेंट ठीक रहेगा, तो अल्टीमेटली हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।